हेलो बच्चों, आज डिस्कस करते हैं कूलाम का नियम। देखो, कूलाम का नियम क्या होता है। दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य कार्यरत स्थिर विद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखो डियर, मान लो अपने पास दो आवेश हैं, एक प्लस Q1 है और दूसरा आवेश है प्लस Q2। ठीक है, तो ये देखो Q1 आवेश Q2 पर बल लगाएगा, तो प्लस प्लस यानी सजातीय आवेश है दोनों, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो अगर मैं Q1 की बात करूं, Q1 Q2 पर बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल। तो देखो Q1 के कारण Q2 पर बल लगेगा, वो होगा F। जिस आवेश पर बल लग रहा है उसको पहले लिखो, जिस आवेश के कारण बल लग रहा है उसको बाद में, F21। इसी प्रकार Q2 आवेश भी Q1 आवेश पर बल लगाएगा। ठीक है, तो Q2 आवेश Q1 आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, तो इसके ऊपर बल इस दिशा में लगेगा। Q2 के कारण Q1 पर बल हो गया F1। किसके कारण लग रहा है बल? 2 के कारण, F12। समझ गए? दोनों आवेशों के बीच की दूरी माना R है। एक स्थिति तो ये होगी। अपन ये भी तो ले सकते हैं कि एक धनावेश हो, जैसे Q1 पॉजिटिव है और Q2 है वो नेगेटिव है, यानी ये माइनस Q2 है और दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो R है। बीच की डिस्टेंस R है। तो देखो डियर, Q1 के कारण Q2 पर बल लगेगा, लेकिन प्लस माइनस के बीच में आकर्षण बल होता है, तो Q1 Q2 को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। इसका मतलब बल की दिशा हो गई इधर। F जिस आवेश पर बल लग रहा है उसका नंबर पहले F2 और 1 के कारण लग रहा है तो F21। अच्छा, Q2 आवेश है वो Q1 आवेश पर बल लगाएगा, तो Q2 आवेश पर ऋणावेश है और Q1 पर धनावेश है, तो Q2 Q1 को अपनी तरफ खींचेगा। इसका मतलब Q2 ने Q1 पर बल लगाया, वो हो गया दिशा तो इधर हो जाएगी, और F12। तो कूलाम के नियम से क्या कर सकते हैं, ये जो बल लग रहा है इसका केवल परिमाण ज्ञात करने के लिए कूलाम का नियम काम में लिया जाता है। तो ये जो बल है F12, चाहे तो ये ले लो चाहे इस स्थिति में ले लो, F12 का परिमाण इज इक्वल टू F21 का परिमाण, और ये दोनों बराबर होते हैं, तो इसको मैं F मान लेता। क्या मान लिया मैंने? F। यानी आप चाहे तो इसको F मोड लिख दो, चाहे आप इसको ऐसे लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, तो इस F का मान ज्ञात करेंगे अपन। तो कूलाम के दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल मतलब F है, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, मतलब आवेशों का परिमाण Q1 Q2। देखो प्लस और माइनस ये तो इसकी प्रकृति है, केवल आपको परिमाण लेना है। तो इन चाहे तो यहां से ले लो Q1 Q2, चाहे यहां से ले लो Q1 Q2, तो F समानुपाती Q1 Q2।
तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी f व्युत्क्रमानुपाती हो गया बीच की दूरी के वर्ग, बीच की दूरी r है तो r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो ये आ जाएगा f समानुपाती q1 q2 व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर। जब समानुपाती का निशान हटाएंगे तो f की वैल्यू आ जाएगी f इजिकल टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला तो ये आ गया, जहां k क्या है, जहां k है कूलाम बल नियतांक, कूलाम बल नियतांक, ठीक है, स्थिर वैद्युत बल नियतांक भी बोलते हैं इसको। अब k का एक फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और यह है निर्वात की विद्युतशीलता, इसका मान होता है 8.85 गुणा 10 की पावर -12, ठीक है। और अगर आप इसकी वैल्यू रखेंगे 4 इंटू 3.14, इसकी 8.85 इंटू 10 की पावर -12 है, तो ये सारी वैल्यू रखेंगे तो अपने पास 8.9 समथिंग कुछ आके इंटू 10 की पावर 9 आ जाएगा। और अगर अपन राउंड ऑफ करेंगे तो ये वैल्यू आ गई 9 इंटू 10 की पावर 9। और इसका मात्रक देखें तो, है ना, ऐसा ही मात्रक देखें तो देखो यहाँ से इस फॉर्मूले से अपन ऐसा ही मात्रक निकाल सकते हैं, यानी k का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, k इजिकल टू इस r स्क्वायर को इधर भेज दो तो ये आ गया आपके पास एफ आर स्क्वायर, और q1 q2 डिवाइड में चला गया q1 q2, तो इसकी क्या यानी f का न्यूटन हो गया, r स्क्वायर का मीटर स्क्वायर हो गया, q1 का कुलाम इंटू कुलाम, कुलाम स्क्वायर, तो इसका मात्रक क्या हो जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलाम स्क्वायर। क्लियर है मेरी बात। अब देखो इसकी विमा बनाए तो k की विमा, देखो विमा विमीय सूत्र न्यूटन के लिए होता है m1 L1 T-2, ये मीटर के लिए L1 होता है, इसके स्क्वायर है तो इसके स्क्वायर लग जाएगा। कूलाम का क्या होता है A1 T1, और कूलाम के स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया, तो ये आया आपके पास, देखो m1 L की पावर, एक तो ये रही और दो ये रही, L की पावर कितनी हो जाएगी 3। अब T की पावर -2 है और ये +2, जब T की पावर +2 ऊपर जाएगी तो -2, और -2 ऑलरेडी पहले से है तो T की पावर -4 हो जाएगी। अब A की पावर 1 का स्क्वायर है, इसका मतलब A की पावर 2 हो गई, ये ऊपर जाएगी तो A की पावर -2 हो गई, ओके, तो इसका विमीय सूत्र हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला। अब कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि k किन किन बातों पर निर्भर करता है। निर्भरता का मतलब होता है कि k का मान ये चेंज हो जाए, ये k की वैल्यू है, ये निर्वात के लिए है, निर्वात या वायु के लिए 9 इंटू 10 की पावर 9। अगर कोई माध्यम चेंज कर दे, यानी ये दो आवेश है Q1 और Q2, इसके बीच में या तो निर्वात या वायु मान के ये फॉर्मूला निकाला जाता है और k का ये वैल्यू ली जाती है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो इनके बीच में कोई माध्यम भर दे, इन दोनों आवेशों को पानी के अंदर रख दें तो इनके बीच में क्या आ गया, पानी आ गया, तो ऐसा करने से ये एप्सिलॉन नॉट ये चेंज हो जाता है ना, ये विद्युतशीलता जो निर्वात की विद्युतशीलता है, यहाँ पे माध्यम की विद्युतशीलता आ जाती है, और ये यहाँ पे वैल्यू चेंज होते ही ये के की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब के किन किन बातों पर निर्भर करता है, के की निर्भरता, यानी एक तो हो गई माध्यम पर, माध्यम पर। दूसरा, इस k का मान कैसे चेंज हो सकता है, अगर ये मात्रक पद्धति चेंज कर दे तो भी k की वैल्यू चेंज हो सकती है, तो दूसरा हो गया मात्रक पद्धति पर। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो अपन ये लिख सकते हैं, समझ गए बात। अब देखो डियर, अगर मान लो निर्वात हो तो निर्वात के लिए
और कुछ नहीं, इसका मतलब नोट लिख दो इसके लिए। और के की जगह निर्वात के लिए फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, यानी यहाँ पे तो के का 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये रहेगा एज इट इज। तो ये निर्वात के लिए, जब दो आवेशों के बीच में निर्वात हो तब बल का फॉर्मूला ये रहेगा। ठीक है, अगर कोई माध्यम भर दे इन दोनों आवेशों के बीच में, कोई भी माध्यम भर दे, लकड़ी का टुकड़ा रख दिया, मोम भर दिया, या इनके बीच में पानी, या कोई कांच की प्लेट रख दी, या कोई धात्विक प्लेट रख दी, तो वो माध्यम हो गया इन दोनों आवेशों के बीच का। तो माध्यम के लिए क्या हो जाएगा, थोड़ी ये देखो, एप्सिलॉन नोट क्या है यहाँ पे, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता और इसका मान होता है 8.85 गुणा 10 की पावर -12। मात्रक की बात करेंगे तो जो कूलाम के का मात्रक आया है ना, के मात्रक का जस्ट विपरीत है ना, ये के और एप्सिलॉन नोट एक दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती है। तो जो के का मात्रक आया है उसका उल्टा मात्रक लिख दो, जैसे न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नोट की विमा अगर पूछ ली जाए तो विमा जो के की विमा यही है, तो एप्सिलॉन नोट की विमा आ जाएगी m1 -1 l की पावर -3 t की पावर +4 और a की पावर +2। ये सारी बातें हो गई एप्सिलॉन नोट की। ठीक है, अब ये तो निर्वात के लिए। अगर कोई माध्यम भर दे, दोनों आवेशों के बीच में कोई माध्यम भर दिया जाए, जैसे माध्यम के लिए, मतलब जब दो आवेशों के बीच में कोई भी माध्यम हो तो उनके बीच में बल कितना लगेगा, एफ, एम लिख दो, एम का मतलब मीडियम, और इसके लिए के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां एप्सिलॉन है ये माध्यम की विद्युतशीलता है, माध्यम की विद्युतशीलता। समझ में आई बात। अब अपन बात करते हैं माध्यम का परावर्तनांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता, इसको डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर से। तो देखिए डियर, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, निर्वात में स्थित दो बिंदु आवेशों के मध्य बल व माध्यम में स्थित दो बिंदु आवेशों के मध्य बल का अनुपात, आवेशों के मध्य बल का अनुपात आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है। आपेक्षिक विद्युतशीलता या माध्यम का पराविद्युतांक कहलाता है। तो देखो डियर, हमने दोनों फॉर्मूले देखे हैं, निर्वात में स्थित दो बिंदु आवेशों के मध्य बल का एफ नोट, और माध्यम में स्थित दो बिंदु आवेशों के मध्य बल जो एफ एम से अपन ने डिनोट किया है। इसका मतलब एप्सिलॉन आर इजिकल टू, एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला क्या हो गया, एप्सिलॉन आर इजिकल टू हो गया एफ नोट डिवाइडेड बाई एफ एम। ये दोनों फॉर्मूले अपन ने कूलाम के नियम के अंदर ज्ञात किए हैं। एफ नोट की का क्या फॉर्मूला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और एफ एम का क्या फॉर्मूला आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में लाएंगे तो एप्सिलॉन आर इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई में लाएंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन
आर स्क्वायर तो ऊपर चला गया और डिवाइड में क्या आ गया, Q1 Q2। देखो डियर, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल्ड आउट हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, 4 पाई से 4 पाई गया, तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या आया, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो एक दूसरी डेफिनेशन आप यहां से बना सकते हो, अर्थात माध्यम की विद्युतशीलता व निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है। आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है। ठीक है, अब देखो बेटा, इसका मात्रक देखें तो एप्सिलॉन आर का मात्रक क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान देना। अगर मैं माध्यम की विद्युतशीलता का मात्रक लिखूं तो लिखूंगा न्यूटन कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब मैं निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक लिखूंगा तो कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा, इसका मतलब क्या आया, मात्रकहीन। और जो ही राशि मात्रकहीन होती है वह विमाहीन भी होती है, तो मात्रकहीन व विमाहीन। तो एप्सिलॉन आर एक मात्रकहीन या व विमाहीन राशि है। ओके, अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। पहले एप्सिलॉन आर के कुछ वैल्यू है जो आपको याद रखनी है। जैसे एप्सिलॉन आर अपन देखते हैं निर्वात माध्यम के लिए या हवा के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है 1.00059। निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर होता है एक, पानी के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू ली जाती है 80। धातुओं के यानी सुचालक मान लो, चाहे धातुओं के लिए यानी धातु में एल्युमिनियम, तांबा, चांदी, सोना, ये सारी धातुएं, तो इनके लिए एप्सिलॉन आर यानी सभी चालकों के लिए, ऐसे भी मान सकते हो, चालकों के लिए एप्सिलॉन आर का मान होता है इनफिनिट। और ये इम्पोर्टेंट भी है, बहुत बार पूछा जाता है कि तांबे का परावर्तनांक कितना है, तो तांबा एक तरह का धातु है और धातु का परावर्तनांक क्या होता है, अनंत होता है। क्लियर है? अब देखो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। दो स्थिर निर्वात में स्थित दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य बल 18 न्यूटन बल कार्यरत है। यदि आवेशों के मध्य 6 पैरा विद्युतांक वाला का माध्यम भर दिया जाए तो बल कितना होगा। देखो बेटा, अपने को क्या दिया हुआ है, निर्वात में स्थित दो आवेशों में 18 न्यूटन बल है, यानी एफ नोट कितना दे रखा है, 18 न्यूटन। और ये परावर्तनांक मतलब एप्सिलॉन आर दे रखा है 6। ठीक है, तो आपने फॉर्मूला देखा, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ नोट डिवाइडेड बाई एफ एम। अच्छा, एफ एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ एम इज इक्वल टू आ जाएगा एफ नोट बाई
एप्सिलॉन आर। एफ नोट की वैल्यू है 18 और एप्सिलॉन आर की 6 है, तो कितनी आ गई 3 न्यूटन। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। निर्वात में स्थित दो आवेशों के मध्य छह न्यूटन बल कार्यरत है। यदि आवेशों के मध्य एक 2 mm मोटाई की तांबे की प्लेट रख दें तो कितना बल लगेगा? तो देखो बेटा, अब भी एफ नोट की वैल्यू कितनी दे रखी है? एफ नोट है 6 न्यूटन। अब उसके बाद में क्या कहा गया है कि यदि आवेशों के मध्य 2 mm मोटाई की, देखो अपेक्षित विद्युतशीलता बल इनमें मोटाई की कहीं जिक्र नहीं किया हुआ है कि पैरावृत्तवान की मोटाई कितनी है, तो ये इस पे कोई ध्यान नहीं देना है क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। तांबे की प्लेट यानी तांबा एक तरह धातु है और धातु का पैरावृत्तांक होता है अनंत। अब इनके बीच में कितना बल लगेगा? तो एफ एम इज इक्वल टू, यानी वही फॉर्मूला एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ नोट बाई एफ एम। तो एफ एम इज इक्वल टू हो गया एफ नोट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर। एफ नोट की वैल्यू 6 और एप्सिलॉन आर की अनंत, और किसी भी संख्या में अनंत से किसी संख्या को डिवाइड करते हैं तो शून्य, तो इनके बीच में जो बल होगा वो शून्य होगा अगर कोई धात्विक प्लेट रख दी जाए तो। समझ गए? नेक्स्ट एग्जांपल है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो आवेशित छोटे गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है, तो कितना बल लगेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। यानी Q1 की वैल्यू आपको दे रखी है 2 × 10⁻⁷ कूलाम। फिर एक दूसरा आवेश है Q2 की वैल्यू दे रखी है 3 × 10⁻⁷ कूलाम, और इनके बीच की डिस्टेंस है वो R दे रखा है 30 सेंटीमीटर। मतलब R 30 सेंटीमीटर है, तो इसको SI पद्धति में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 30 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। ठीक है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R²। वैल्यू पुट कर दो तो F इज इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 2 × 10⁻⁷ और Q2 का 3 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई R की वैल्यू है 30 × 10⁻² का होल स्क्वायर। ओके, तो F इज इक्वल टू आ गया 9 2 × 3, तो इसको ऐसे लिख दो 9 × 6 × 10 की पावर, देखो 7 और 7 माइनस की 14 हो गई, माइनस की 14 और प्लस की 9, तो कितनी बच की 10 की पावर -5। ठीक है, डिवाइड बाई ये 30 900 हो गए, और इसका होल स्क्वायर 10 की पावर -4 हो गया। ठीक है, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो देखो बेटा 9 × 6 × 10 की पावर -5, नीचे थोड़ा सा देखना, ये 9 तो मैं ऐसे रख लेता हूँ, और ये 2 0 है, इसका अपन बना लेते हैं 10 की पावर 2, 10 की पावर +2 और -4, तो कितनी बची 10 की पावर -2 बची। ये 10 की पावर -2 ऊपर जाएगी, 10 की पावर +2 हो जाएगी, और 10 की पावर -5 पहले से है, तो अब कितनी बचेगी? देखो 9 से तो 9 कट गया, और ये आपका 10 की पावर कितनी बची? +2 आ गई है ना। देखो 10 की पावर 2 और 10 की पावर -4, तो कितनी बची? 10 की पावर -2 बची, ऊपर आएगी +2 हो गई, तो नीचे 9 ही बचा, 9 से 9 कट गया, तो F कितना आया? 6 × 10 की पावर -3 न्यूटन। ओके, और ये दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों आवेशों के बीच में क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है,
यानी इसके अंदर दो पार्ट है। पहला पार्ट है दो विद्युत रोधी तांबे के गोले ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश, यानी पहले ए गोले पर भी इतना ही आवेश है और बी पर भी इतना ही है। इसमें पारस्परिक स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल लग रहा है, क्योंकि दोनों प्लस के हैं इसलिए प्रतिकर्षण बल लगेगा। गोलों के बीच की दूरी की तुलना में ए और बी की त्रिज्याएं नगण्य है। इसका मतलब ये हुआ कि यानी इनके बीच की दूरी की तुलना में त्रिज्या नगण्य है। इसका मतलब इन गोलों को आप बिंदु जितना मान सकते हो, यानी बिंदु आवेश मान सकते हो। तो मान लो ये पहला गोला ए है, ए नंबर का सॉल्यूशन करें तो पहला गोला ए है और दूसरा गोला बी है, और दोनों गोलों के बीच की दूरी दे रखी है आपको 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस पर आवेश Q1 की वैल्यू है आपकी 6.5 इंटू 10 की पावर -7, और Q2 की वैल्यू भी इतनी ही है 6.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। आर सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 50 गुणा 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा। दोनों के बीच में बल निकालना है तो सिंपल सा F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे तो F इजिकल टू आ जाएगा, के की वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू है 6.5 इंटू 10 की पावर -7, और Q2 की वैल्यू है 6.5 इंटू 10 की पावर -7 डिवाइडेड बाई R की वैल्यू है 50 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो F इजिकल टू एक तो है 9 इंटू 6.5 इंटू 6.5, ठीक है। अब पावर बची तो देखो 10 की पावर -7 और 10 की पावर -7, 10 की पावर -14 हो गई, ओके, और 10 की पावर 9, तो 10 की पावर -5 बची डिवाइडेड बाई, और 50 का इस वर्ग करेंगे 25 आ जाएगा इंटू 10 की पावर -4। देखो डियर F इजिकल टू 9 इंटू 6.5 इंटू 6.5, ठीक है, डिवाइड बाई 25। अब बाकी जो संख्या बची है ना उसकी पावर बना लेते हैं। तो ये 10 की पावर -4 है, और इन दो जीरो का 10 की पावर +2 हो गया, तो ये बच गई 10 की पावर -2। ऊपर गई, ऊपर जाएगी तो 10 की पावर +2 हो जाएगी, यानी 10 की पावर -5 है और 10 की पावर +2 हो गई। तो मल्टीप्लाई में पावर वो ऐड हो जाती है, तो -5 + 2 इजिकल टू कितना बचा, -3 बचा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करके 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी 1 देखो इसको मल्टीप्लाई करो 6.5 को 6.5 से, फिर इसको 9 से मल्टीप्लाई करो, और फिर अपने को 25 से इसको डिवाइड करना है, तो अपने पास वैल्यू आएगी 15.2 इंटू 10 की पावर -3। अब देखो अगर मैं इस पावर को इधर यानी एक पॉइंट इधर किसका दूं, अगर मैं ये लिखूं 1.52, तो ये 10 की पावर है वो ये घट जाएगी, है ना, 10 की पावर -2 न्यूटन हो जाएगी। तो इतना बल लग रहा है, समझ गए मेरी बात। अब देखो नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है। इसमें क्या कहा गया, यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी कर दें, बी पार्ट, यानी F डैश इज इक्वल टू प्रत्येक आवेश की मात्रा दोगुनी कर दें, मतलब Q1 की वैल्यू हो गई अब 2Q1, यानी K तो है ही है 2Q1, Q2 की वैल्यू भी 2Q2 डिवाइडेड बाई, और बीच की दूरी आधी कर दी जाए, मतलब R की वैल्यू लिख दी R/2 का होल स्क्वायर। तो F डैश इज इक्वल टू हो गया K, 2 इंटू 2 4 हो गया, ओके, K Q1 Q2 डिवाइड बाई, अब देखो ये R का स्क्वायर और डिवाइड में 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये 4 ऊपर आएगा मल्टीप्लाई में, तो 4 इंटू 4 16 K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान देना आप,
देखो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, एफ का, तो आप इसको लिखते हैं 16F। ओके, तो एफ डैश इजकल टू 16 और एफ की वैल्यू आपके पास आई हुई है कितनी, 1.52 इंटू 10 की पावर -2। ओके, इसको अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे और तो अपने पास इसको मल्टीप्लाई कर लेना और लास्ट में आंसर आने वाला है अपने पास 0.24 न्यूटन। ओके, तो ये इसका बी पार्ट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।